सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। TST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे उसका नाम है तुल्य भिन्न, भिन्न का सरलतम रूप। उसके बाद क्लास 7 में बीजीय व्यंजकों का योग व व्यवकलन के बारे में समझेंगे। फिर क्लास 8 में समझेंगे संख्याओं का मानक रूप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि पिता की मृत्यु के बाद गांधी परिवार की हालत डगमगा गई। पिता के मित्र ने यह सलाह दी कि बापू को पढ़ने के लिए विलायत भेज दिया जाए और बापू ने विलायत जाने के लिए उनकी सलाह मान ली। माँ की चिंता दूर करने के लिए मोहन ने कसम खाई कि वो विदेश में शराब और मांस को हाथ नहीं लगाएंगे और ना ही कोई गलत काम करेंगे। मोहन ने अपनी पत्नी और नवजात बेटे से विदा ली और मुंबई की तरफ निकल गए। अब तक मोड़ बनिया जाति से कोई भी विदेश नहीं गया था। मुंबई में जाति पंचायत बैठी, जिसमें मोहन से कहा गया कि वो विदेश ना जाएं, क्योंकि उनके अनुसार विदेश में धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती और अगर मोहन गए इसका मतलब वो आज से जात से बाहर माने जाएंगे और कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। मोहन के बड़े भाई ने जाति पंचायत पर ध्यान नहीं दिया और उनके विदेश जाने के लिए धन का इंतजाम कर दिया। 4 सितंबर 1887 को मोहन पानी के जहाज से इंग्लैंड रवाना हो गए। एक अनुभवी वकील ने मोहन को अपने कमरे में रख लिया था। बाकी सभी यात्री यूरोपीय थे।
मोहन अंग्रेजी में बात करने में थोड़ा हिचकिचाते थे, तो वो दिन भर अपनी कोठरी में ही रहते थे। पहले दिन ही नई जगह के तौर तरीके सीखने में गलती हो गई। मोहनदास सफेद कपड़े पहने अकेले व्यक्ति थे। कुछ हिंदुस्तानी लोग मोहनदास की मदद के लिए आगे आए। इनमें मुख्य थे एक डॉक्टर प्राण जीवन मेहता। आगे चल के वे गांधी जी के प्रिय मित्र और समर्थक भी बन गए। शुरू के महीनों में तो मोहनदास बहुत दुखी थे। घोर असुविधा थी, सब कुछ पराया था। घर की याद सताती थी, खासतौर पे भोजन के समय। माँ के सामने मांस ना खाने की कसम खाई थी, लेकिन लंदन में शाकाहारी खाना बहुत बेस्वाद होता था। सिर्फ ब्रेड और उबली सब्जियां मिलती थी तीनों समय। कहाँ तो माँ के हाथ से बना स्वादिष्ट मसालेदार भोजन रोज मिलता था, और अब कहाँ एक दीवान के बेटे की फाके की नौबत आ गई थी। यहाँ पैदल चलने और पढ़ने की बचपन की आदत बहुत काम आई। जितना हो सकता मोहनदास शहर में पैदल घूमते और तरह तरह का साहित्य पढ़ते। घूमते रहने की वजह से समय के साथ उन्हें लंदन में शाकाहारी भोजनालय भी मिलने लगे और यहाँ खाना खाने वालों से दोस्ती होने लगी। मोहनदास के लिए अब शाकाहार मजबूरी नहीं था, नए दोस्त बनाने का एक तरीका बन गया था। मित्र उन पर जोर डालते थे कि केवल पढ़ाई नहीं, अंग्रेजों का रहन सहन सीखना भी जरूरी है। तो अब मोहनदास जेंटलमैन बनना चाहते थे, तो उन्होंने कपड़े और महंगी टोपी सिलवाई, नाचना सीखने की कोशिश करी, वायलिन बजाना भी, बाल काढ़ना, टाई बांधना और भाषण देने की कला भी सीखनी चाहिए। मोहनदास यह सब सीख नहीं पाए, अलबत्ता इस पर खर्चा बढ़ता ही गया। उन्हें ध्यान था कि उनके बड़े भाई ने तंगी की हाल में उनकी विदेशी पढ़ाई के लिए धन का इंतजाम किया था। उन्होंने सोचा, मुझे कौन सा इंग्लैंड में जीवन बिताना है, लच्छेदार भाषण सीखकर मैं क्या करूंगा और नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्याधन बढ़ाना चाहिए। और फिर कुछ महीनों में वो समझ गए कि फिजूल खर्ची बंद होनी चाहिए, और फिर उन्होंने अपना वायलिन शिक्षिका को लौटा दिया कि वे उसे बेचकर धन लौटा सके। अपना भोजन खुद बनाने में मोहनदास ने आहार के प्रयोग करने की आदत पड़ गई। जीवन भर उन्होंने भोजन के प्रयोग किए और इससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक बना रहा। वकालत की पढ़ाई तो आसान थी, उसे मोहनदास ने आसानी से पार कर लिया। आज के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे कि जब बापू वकालत पढ़ने के बाद भारत वापस आए तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज हम सीखेंगे भिन्न से संबंधित निम्नलिखित अवधारणाएं। राहुल, मीना और निखिल एक खेल खेल रहे हैं। उन्होंने कागज की एक जैसी 4 पट्टियां ली है। उन्होंने पहले पट्टी को मोड़कर उसके 3 बराबर भाग बनाए। इसी प्रकार उन्होंने दूसरी पट्टी के 6 बराबर भाग बनाए, तीसरी पट्टी के 9 बराबर भाग और चौथी पट्टी के 12 बराबर भाग बनाए। अगर उन्हें हर एक पट्टी के भागों को आपस में बराबर रूप से बांटना होगा तो वे यह कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। पहले पट्टी के 3 बराबर भागों में से हर एक को 1 भाग मिलेगा, यानी कि हर एक को पहली पट्टी से 1/3 भाग प्राप्त होगा। अब दूसरी पट्टी के 6 बराबर भाग है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को 6 में से 2 भाग मिलेंगे, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरी पट्टी का 2/6 भाग प्राप्त होगा। इसी प्रकार तीसरी पट्टी से हर एक को 3/9 भाग और चौथी पट्टी में से 4/12 भाग प्राप्त होगा। अब आइए राहुल को प्राप्त भागों की बात करते हैं। अगर आप इन भिन्नों को देखेंगे तो ये आपको अलग अलग जरूर प्रतीत होंगे, लेकिन अगर हम इन भागों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित करें तो हम पाएंगे कि ये सभी एक दूसरे को ढकते हैं। इससे क्या पता चलता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, इससे यह पता चलता है कि इन भिन्नों का आकार बराबर है, यानी कि ये सभी भिन्न एक पूर्ण यानी होल का बराबर भाग व्यक्त करती है। इस तरह से 1/3, 2/6, 3/9 और 4/12 इन भिन्नों का मान बराबर है।
ऐसे भिन्न जिनका मान बराबर होता है तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाती है। तो बताइए भिन्न 1/3 में कितने षष्ठांश यानी 6 है? सोचिए सोचिए। सही कहा, 1/3 बराबर है 2 षष्ठांश के। इसी तरह क्या आप बता पाएंगे 1/3 में कितने बारहांश यानी 12 है? विचार करें। बिल्कुल सही, 1/3 बराबर है 4 बारहांश के। अब आइए इन भिन्नों को संख्या रेखा पर व्यवस्थित करने का प्रयास करें। अगर आप इन भिन्नों को देखेंगे तो ये आपको अलग अलग जरूर प्रतीत होंगे, लेकिन अगर हम इन भिन्नों को संख्या रेखा पर व्यक्त करते हैं, जैसे हम 1/3 को इस प्रकार व्यक्त करेंगे, 2/6 को इस प्रकार, 3/9 को इस प्रकार और 4/12 को इस प्रकार व्यक्त करेंगे, तो हम पाएंगे कि संख्या रेखा पर ये सभी भिन्न एक ही स्थान से अंकित की जा रही है। इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि इन सभी भिन्नों का मान बराबर है, यानी कि ये सभी भिन्न तुल्य भिन्न है। किसी भिन्न की तुल्य भिन्न पता करने का एक तरीका यह है कि उसके अंश यानी न्यूमरेटर और हर यानी डिनोमिनेटर को एक ही संख्या से गुणा किया जाए। जैसे 1/3 के अंश और हर को 2 से गुणा करने पर 2/6, 3 से गुणा करने पर 3/9 और 4 से गुणा करने पर 4/12 इत्यादि तुल्य भिन्न प्राप्त होती है। इसी तरह किसी भिन्न की तुल्य भिन्न पता करने के लिए उसके अंश और हर को एक ही संख्या से विभाजित भी किया जा सकता है। जैसे 6/18 की तुल्य भिन्न पता करने के लिए अंश और हर को 2 से विभाजित किया जा सकता है। इससे तुल्य भिन्न प्राप्त होगी 3/9। इसी तरह 3 से भी विभाजित करने पर तुल्य भिन्न प्राप्त होगी 2/6 और इसी तरह 6 से विभाजित करने पर तुल्य भिन्न प्राप्त होगी 1/3। विभाजन से तुल्य भिन्न पता करने के लिए हमें अंश और हर के सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर पता करना जरूरी है। अब आइए सीखें भिन्न का सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन क्या होता है। मान लीजिए हमने एक केक लिया और उसके 12 बराबर भाग किए। अगर हम इनमें से 8 भाग लेते हैं तो लिए जाने वाले भागों की भिन्न व्यक्त होगी 8/12। इस भिन्न का अंश 8 और हर 12 है। चूँकि दोनों सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स है, इसलिए 2 इन दोनों का सार्वगुणनखंड है। अगर हम 8 और 12 को 2 से विभाजित करते हैं तो हमें 8/12 की तुल्य भिन्न प्राप्त होगी 4/6, जो इस प्रकार व्यक्त की जाएगी। 4/6 का भी सार्वगुणनखंड 2 है, इसलिए इन्हें भी 2 से विभाजित किया जा सकता है। इससे तुल्य भिन्न प्राप्त होगी 2/3। लेकिन अब हम देखते हैं कि प्राप्त भिन्न के अंश और हर में 1 के अलावा और कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए हम इन्हें और विभाजित नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि 8/12 का सरलतम रूप है 2/3। किसी भिन्न का ऐसा रूप जिसके अंश और हर में 1 के अलावा और कोई भी गुणनखंड यानी फैक्टर उभयनिष्ठ यानी कॉमन नहीं होता, उसे भिन्न का सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म या न्यूनतम रूप यानी लोवेस्ट फॉर्म कहते हैं। तो आज हमने सीखी भिन्न से संबंधित निम्नलिखित अवधारणाएं। आज हम देखेंगे भिन्न से संबंधित निम्नलिखित अवधारणाओं के उदाहरण। शैली एक दिन 2 चॉकलेट लाई। दोनों चॉकलेट का आकार एक जैसा था। उसने पहली चॉकलेट के 5 बराबर भाग बनाए और निशा को इनमें से 2 भाग दिए। इसी तरह उसने दूसरी चॉकलेट के 15 बराबर भाग बनाए और इनमें से 6 भाग ईशान को दिए। क्या शैली ने दोनों को चॉकलेट का बराबर भाग दिया? शैली ने पहली चॉकलेट के 5 बराबर भाग बनाकर 2 भाग निशा को दिए। इस तरह से उसने निशा को 2/5 चॉकलेट दी। फिर उसने दूसरी चॉकलेट के 15 बराबर भाग बनाए और इनमें से 6 भाग ईशान को दिए। इस तरह से उसने ईशान को 6/15 चॉकलेट दी। हमें पता करना है कि क्या शैली ने दोनों को चॉकलेट का बराबर भाग दिया। जब ये दोनों भिन्न तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे, तभी हम कह सकते हैं कि इनका मान बराबर है, यानी कि दोनों को बराबर भाग मिला है। तो चलिए पता करते हैं क्या 2/5 और 6/15 तुल्य भिन्न है या नहीं। अगर हम 2/5 के अंश और हर को 3 से गुणा करते हैं तो हमें भिन्न 6/15 प्राप्त होती है। इसी तरह अगर हम 6/15 के अंश और हर को
3 से विभाजित करते हैं तो हमें भिन्न 2/5 प्राप्त होती है। जब भी किसी भिन्न के अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा या विभाजित किया जाए तो हमें उसकी एक तुल्य भिन्न प्राप्त होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2/5 और 6/15 तुल्य भिन्न है, यानी कि शैली ने दोनों को चॉकलेट का बराबर भाग दिया। इसे ही पता करने का एक और मजेदार तरीका भी है। इसे हम जानते हैं कैची गुणन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नाम से। इसमें हम भिन्नों को 2/5 बराबर 6/15 इस प्रकार लिखते हैं। फिर हम पहले भिन्न के अंश को दूसरे भिन्न के हर से गुणा करते हैं और दूसरे भिन्न के अंश को पहले भिन्न के हर से गुणा करते हैं। यदि दोनों तरफ हमें बराबर गुणनफल प्राप्त होता है तो हम कहते हैं कि दोनों भिन्न तुल्य भिन्न हैं। यहाँ 2 गुणा 15 का गुणनफल 30 है और 6 गुणा 5 का गुणनफल भी 30 है। चूँकि दोनों तरफ बराबर गुणनफल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2/5 बराबर है 6/15 के। अगला उदाहरण, रोहन की कक्षा में 45 बच्चे हैं। इनमें से 27 लड़के हैं और बची सभी लड़कियां हैं। लड़कियों का भाग व्यक्त करने वाले भिन्न का सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म पता कीजिए। यहाँ लड़कियों की संख्या बराबर सभी बच्चों की संख्या ऋण लड़कों की संख्या, यानी कि 45 ऋण 27 बराबर 18। चूँकि 45 बच्चों में 18 लड़कियां हैं, इसलिए भिन्न होगी 18/45। इसे सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए पहले हम 18 और 45 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। फिर 18 के गुणनखंडों और 45 के गुणनखंडों को इस प्रकार व्यक्त करेंगे। तो बताइए इनका मस क्या होगा? सोचिए। बिल्कुल सही, दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड है 3 गुना 3, इसलिए मस होगा 9। फिर हम 18/45 के अंश और हर को मस 9 से विभाजित करेंगे। इससे हमें सरलतम रूप 2/5 प्राप्त होगा। यह रूप प्राप्त करने के लिए हम अंश और हर को उनके अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कर सकते हैं और अंश और हर के उभयनिष्ठ गुणनखंडों को रद्द कर सकते हैं। अगला उदाहरण, दिए गए चित्रों में प्रत्येक के लिए छायांकित भाग की भिन्न व्यक्त कीजिए। क्या ये सभी तुल्य भिन्न है? पहले चित्र में 3 बराबर भाग है, जिनमें से 2 भाग छायांकित किए हैं, इसलिए पहले चित्र में छायांकित भाग की भिन्न होगी 2/3। दूसरे चित्र में 6 बराबर भाग है, जिनमें से 4 भाग छायांकित किए हैं, इसलिए दूसरे चित्र में छायांकित भाग की भिन्न होगी 4/6। तीसरे चित्र में 12 बराबर भाग है, जिनमें से 8 भाग छायांकित किए हैं, इसलिए तीसरे चित्र में छायांकित भाग की भिन्न होगी 8/12। चित्रों को देखकर यह जरूर प्रतीत होता है कि सभी भिन्नों का मान बराबर है, लेकिन पता करने का एक सही तरीका है कि इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाए। संख्या रेखा पर इकाई दूरियों को 3 बराबर भागों में बांटकर इनमें से 2 भाग कहलाते हैं भिन्न 2/3। इसी तरह हम 4/6 और 8/12 को भी संख्या रेखा पर व्यक्त करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, भिन्न 2/3, 4/6 और 8/12 संख्या रेखा पर एक ही स्थान से अंकित की जा रही है, इसलिए इन सभी का मान बराबर है, यानी कि ये सभी तुल्य भिन्न हैं। तो आज हमने देखे भिन्न से संबंधित निम्नलिखित अवधारणाओं के उदाहरण। आज हम देखेंगे निम्नलिखित अवधारणाओं से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा 1, ईशान और निशा 5/7 की तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता कर रहे थे। ईशान ने तुल्य भिन्न लिखी 6/8 और निशा ने लिखी 10/14। तो बताइए किसने 5/7 की सही तुल्य भिन्न लिखी? कई बार यह मिथ्या धारणा होती है कि किसी भिन्न के अंश यानी न्यूमरेटर और हर यानी डिनोमिनेटर के साथ एक ही संख्या जोड़ने पर तुल्य भिन्न प्राप्त होती है। इस तरह से ईशान ने जरूर 5/7 के अंश और हर के साथ एक जोड़ा होगा, जिससे उसे 6/8 भिन्न प्राप्त हुई। यह एक गलत समझ है, इसलिए ऑप्शन 1 एक गलत जवाब है। सही समझ यह है कि जब भी किसी भिन्न के अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा या विभाजित किया जाए तो हमें उस भिन्न की एक तुल्य भिन्न प्राप्त होती है।
जैसे निशाने 5/7 के अंश और हर को 2 से गुणा कर भिन्न प्राप्त की 10/14। यह 5/7 की एक तुल्य भिन्न है, इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2। एक दिन शिक्षक ने फलक पर भिन्न 14/42 लिखी और बच्चों को इसका सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने के लिए कहा। शैली ने इस सवाल का जवाब 7/21 लिखा और अक्षय ने 1/3 लिखा। तो बताइए किसने सही जवाब दिया। 14 और 42 का अंतिम अंक सम यानी इवन है। यह देखकर अंश और हर को 2 से विभाजित किया जाता है। इससे प्राप्त होने वाले परिणाम 7/21 को 14/42 का सरलतम रूप कहा जाता है। यहाँ गलती यह होती है कि भिन्न 7/21 और सरल यानी सिंप्लीफाई नहीं किया जाता, इसलिए शैली ने गलत जवाब दिया है। जब किसी भिन्न के अंश और हर के गुणनखंडों में सिर्फ एक यही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो ही हम उसे भिन्न का सरलतम रूप कहते हैं। सरलतम रूप प्राप्त करने के लिए हम अंश और हर का मसो यानी HCF प्राप्त करते हैं। यहाँ मसो है 14, फिर हम अंश और हर दोनों को मसो से भाग देते हैं। इसके साथ हमें 14/42 की सरलतम भिन्न प्राप्त होगी 1/3, यानी कि अक्षय का जवाब सही है। अब आइए देखते हैं तुल्य भिन्न से संबंधित कुछ साधारण गलतियाँ। कई बार बच्चे यह समझ लेते हैं कि किसी एक भिन्न के अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा या विभाजन करने पर दूसरी भिन्न प्राप्त होती है तो ही वे दोनों तुल्य भिन्न होती है। लेकिन अगर उन्हें पूछा जाए कि क्या 5/10 और 8/16 तुल्य भिन्न है, तो यह देखा जाता है कि न तो 5/10 के अंश और हर को किसी संख्या से गुणा या विभाजन करने पर 8/16 भिन्न मिलती है, न ही 8/16 के अंश और हर को किसी संख्या से गुणा या विभाजन करने पर 5/10 भिन्न मिलती है। इसलिए ये दोनों तुल्य भिन्न नहीं है, यह समझा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 5/10 और 8/16 दोनों ही बराबर भाग को व्यक्त करते हैं, इसलिए इनका मान बराबर है, यानी कि ये दोनों तुल्य भिन्न है। भिन्नों का सरलतम रूप प्राप्त करके भी दिए भिन्न तुल्य भिन्न है या नहीं इसका पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार आज हमने देखी निम्नलिखित अवधारणाओं से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलतियां। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। एक चर का मान देने पर बीजीय व्यंजकों को हल करना। आज हम देखेंगे एक चर यानी वेरिएबल का मान देने पर बीजीय व्यंजकों यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हल करना। आपने पहले भी बीजीय व्यंजकों यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा है। आइए अब इसे एक उदाहरण की मदद से दोहराएं। कोमल की माताजी की आयु
उसकी आयु की 2 गुनी से 7 वर्ष अधिक है। यदि कोमल की आयु k वर्ष हो तो उसकी माताजी की आयु ज्ञात करने के लिए व्यंजक बनाइए। जैसा कि हम जानते हैं कि कोमल की आयु k वर्ष है और कोमल की माताजी की आयु बराबर 2 गुना कोमल की आयु जमा 7 बराबर 2 गुना k जमा 7 बराबर 2k जमा 7। अतः माताजी की आयु ज्ञात करने के लिए व्यंजक होगा 2k जमा 7। आइए हम सीखें कि यदि किसी व्यंजक में एक चर का मान दिया हो तो उसे कैसे हल किया जाता है। चलिए इसको समझने के लिए एक प्रश्न हल करते हैं। व्यंजक x की घात 2 जमा 3x घटा 14 का मान ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 3 है, हमारे पास x का मान 3 है, तो अब हम x की जगह 3 लिखेंगे। अब x की घात 2 बन जाएगा 3 की घात 2 और 3x बन जाएगा 3 गुना 3। अब हमारा व्यंजक है 3 की घात 2 जमा 3 गुना 3 घटा 14। 3 की घात 2 होता है 3 गुना 3 बराबर 9 और 3 गुना 3 होता है 9। तो इनके मान रखने पर हमें मिलेगा बराबर 9 जमा 9 घटा 14। 9 जमा 9 होता है 18 तथा 18 घटा 14 होता है 4। अतः उत्तर होगा 4। उदाहरण 2। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब a का मान 5 है। a की घात 2 घटा 3 गुना a जमा 2। इस व्यंजक को सरल करने पर हमें प्राप्त होगा बराबर a की घात 2 घटा 3a घटा 6। अब इस व्यंजक में a का मान 5 रखते हैं बराबर 5 की घात 2 घटा 3 गुना 5 घटा 6 बराबर 25 घटा 15 घटा 6 बराबर 25 घटा 21 बराबर 4। तो हमारा उत्तर होगा 4। आज हमने देखा एक चर का मान देने पर बीजीय व्यंजकों को हल करना। एक चर का मान देने पर बीजीय व्यंजकों को हल करना। उदाहरण आज हम देखेंगे एक चर यानी वेरिएबल का मान देने पर बीजीय व्यंजकों यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हल करने के उदाहरण। पिछली वीडियो में हमने बीजीय व्यंजकों को हल करने के बारे में पढ़ा जब उनके एक चर का मान दिया हो। आइए अब कुछ उदाहरणों की मदद से इसे और अच्छे से समझें। उदाहरण 1। सुमित के पास y गुलाब है और उसके भाई अमित के पास उसके 2 गुने से 5 गुलाब अधिक है। यदि y बराबर 2 है तो कुल गुलाबों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं सुमित के पास गुलाबों की संख्या y है और उसके भाई अमित के पास उसके 2 गुने से 5 गुलाब अधिक हैं। अतः अमित के पास कुल गुलाबों की संख्या होगी बराबर 2 गुना y जमा 5 बराबर 2y जमा 5। तो गुलाबों की कुल संख्या होगी बराबर y जमा 2y जमा 5 बराबर y जमा 2y जमा 5। इस व्यंजक को सरल करने पर हमें प्राप्त होगा बराबर 3y जमा 5। जैसा कि हम जानते हैं कि y का मान 2 है तो y के स्थान पर 2 रखने पर प्राप्त होगा बराबर 3 गुना 2 जमा 5 बराबर 6 जमा 5 बराबर 11। अतः कुल गुलाबों की संख्या होगी 11। उदाहरण 2। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x का मान घटा 3 है। 4 गुना x जमा 1 जमा 2x घटा 2। इस व्यंजक को सरल करने पर हमें प्राप्त होगा बराबर
4x जमा 4 जमा 2x घटा 2 समान पदों को पुनर्व्यवस्थित करने पर प्राप्त होगा बराबर 4x जमा 2x जमा 4 घटा 2 समान पदों को हल करने पर प्राप्त होगा बराबर 6x जमा 2। अब इस व्यंजक में x का मान घटा 3 रखने पर प्राप्त होगा बराबर 6 गुना घटा 3 जमा 2 बराबर घटा 18 जमा 2 बराबर घटा 16। अतः हमारा उत्तर होगा घटा 16। उदाहरण 3, दिए गए व्यंजक में x का मान 3 हो तो व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। x की घात 3 जमा 2x की घात 2 जमा 5। अब हम इस व्यंजक में x के स्थान पर 3 लिखेंगे तो हमें मिलेगा 3 की घात 3 जमा 2 गुना 3 की घात 2 जमा 5। यहाँ पर 3 की घात 3 होगा 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 27 और 2 गुना 3 की घात 2 होगा 2 गुना 3 गुना 3 बराबर 18। अतः 27 जमा 18 जमा 5 बराबर 50। तो आज हमने देखा एक चर का मान देने पर बीजीय व्यंजकों को हल करने के उदाहरण। एक चर का मान देने पर बीजीय व्यंजकों को हल करना, मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे एक चर यानी वेरिएबल का मान देने पर बीजीय व्यंजकों यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हल करने से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। कुछ उदाहरणों से हमने इस विषय को अच्छे से जाना। बीजीय व्यंजकों से जुड़ी बहुत सी ऐसी मिथ्या धारणाएं हैं जिनकी वजह से हम सब आसान से प्रश्न हल करने में भी गलतियां कर देते हैं। पहली मिथ्या धारणा है घातांकों पर ध्यान नहीं देना। अक्सर बच्चे x की घात 2 को x2 समझ लेते हैं और सही क्रम में हल भी नहीं करते, जिससे उनका उत्तर गलत हो जाता है। आइए उन पर नजर डालें। यदि a बराबर 4 हो तो 2a की घात 2 जमा 3a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चे अक्सर a की घात 2 को a2 समझ लेते हैं और कुछ इस प्रकार हल करते हैं। 2a2 जमा 3a बराबर 4a जमा 3a बराबर 7a बराबर 7 गुना 4 बराबर 28। हमारा उत्तर है 28, जो कि गलत है। आइए अब देखते हैं कि इसका सही हल क्या होगा। 2a की घात 2 जमा 3a, जिसका अर्थ है बराबर 2 गुना a की घात 2 जमा 3a। अब हम a की जगह 4 लिखेंगे। 2 गुना 4 की घात 2 जमा 3 गुना 4। यहाँ पर सही क्रम से हल करने के लिए पहले 2 का गुना 4 की घात 2 से व 3 का गुना 4 से करेंगे और फिर दोनों का योग करेंगे। अतः बराबर 2 गुना 4 की घात 2 जमा 3 गुना 4 बराबर 2 गुना 4 गुना 4 जमा 3 गुना 4 बराबर 32 जमा 12। अब 32 व 12 का योग करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा बराबर 44। 44 सही उत्तर है। मिथ्या धारणा 2। अक्सर बच्चे चर का मान रखते हुए उसका चिन्ह लगाना भूल जाते हैं, जिससे उनका उत्तर गलत हो जाता है। यदि s बराबर घटा 2 है तो दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। s की घात 3 जमा 3s जमा 12। यहाँ बच्चे कुछ इस प्रकार हल करते हैं। बराबर 2 की घात 3 जमा 3 गुना 2 जमा 12 बराबर 8 जमा 6 जमा 12 बराबर 14 जमा 12 बराबर 26, जिससे हमारा उत्तर 26 आएगा, जो कि एक गलत समझ है। आइए अब देखते हैं कि इसका सही हल क्या होगा।
s बराबर घटा 2 रखने पर हमें प्राप्त होगा घटा 2 की घात 3 जमा 3 गुना घटा 2 जमा 12। यहाँ घटा 2 की घात 3 बराबर घटा 2 गुना घटा 2 गुना घटा 2 बराबर घटा 8 होगा और 3 गुना घटा 2 बराबर घटा 6 होगा। अब हमें प्राप्त होगा बराबर घटा 8 जमा घटा 6 जमा 12 बराबर घटा 14 जमा 12 बराबर घटा 2। अतः घटा 2 इसका सही उत्तर है। आज हमने देखी एक चर का मान देने पर बीजीय व्यंजकों को हल करने से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। आशा करते हैं इस वीडियो से आपकी कई मिथ्या धारणाएं दूर हुई होंगी और इस विषय की अच्छी समझ बन गई होगी। धन्यवाद। Se le covid ke cara dia आज हम सीखेंगे संख्याओं का मानक रूप। कई बार हमारा सामना ऐसी संख्या से होता है जिसे लिखना पढ़ना एवं जिस पर कोई संक्रिया करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में संख्या का मानक रूप हमें सहायता करता है। हम किसी भी संख्या n को घातांक यानी एक्सपोनेंट के प्रयोग से m गुना 10 के ऊपर घात p इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ m 1.0 के बराबर या इससे बड़ी लेकिन 10.0 से छोटी संख्या है और p एक पूर्णांक यानी इंटीजर है। संख्या का यह रूप कहलाता है उसका मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे ही हम संख्या का वैज्ञानिक संकेतन रूप यानी साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। जैसे हम इस संख्या को मानक रूप में 4.5 गुणा 10 के ऊपर घात 6 इस प्रकार लिख सकते हैं। आइए जानते हैं कि किसी संख्या का मानक रूप कैसे प्राप्त किया जाता है। हम इस संख्या को इस प्रकार दर्शा सकते हैं। इसी को हम घातांक के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ m का मान 4.5 है और यह 1.0 से बड़ी लेकिन
10.0 से छोटी संख्या है। इसी तरह p का मान 6 है जो एक पूर्णांक है। इस तरह से यह इस संख्या का मानक रूप है। अब इस संख्या को देखिए। हम इस संख्या को इस प्रकार दर्शा सकते हैं। इसी को हम घातांक के रूप में इस प्रकार लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ m का मान 4.5 है और यह 1.0 से बड़ी लेकिन 10.0 से छोटी संख्या है। इसी तरह p का मान -5 है जो कि एक पूर्णांक है। इस तरह से यह इस संख्या का मानक रूप है। चलिए अब जानते हैं बड़ी संख्याओं को मानक रूप में कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए हमें इस संख्या को मानक रूप में लिखना है। हमें इसे m गुणा 10 के ऊपर घात p के रूप में दर्शाना है, जहाँ m 1.0 से बड़ी लेकिन 10.0 से छोटी संख्या है और p एक पूर्णांक है। इसके लिए सबसे पहले हम इसके दाईं तरफ दशमलव बिंदु रखेंगे। हम देखते हैं कि दशमलव बिंदु को 12 स्थान बाईं ओर सरकाने पर हमें संख्या प्राप्त होती है 3.45, जो कि 1.0 से बड़ी लेकिन 10.0 से छोटी संख्या है। इस तरह से 3.45 m का मान है। चूंकि हमने दशमलव बिंदु को 12 स्थान बाईं ओर सरकाया है, इसलिए हम 10 के ऊपर घात 12 से इस संख्या को गुणा करेंगे ताकि संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना हो। इस तरह से यहाँ p का मान 12 है। इससे हमें संख्या का मानक रूप प्राप्त होगा 3.45 गुणा 10 के ऊपर घात 12। अब चलिए जानते हैं बहुत छोटी संख्याओं को मानक रूप में कैसे लिखा जाता है। अब अगर आपको इस प्रकार की बहुत छोटी संख्या दी जाए तो क्या आप इसका मानक रूप लिख पाएंगे? प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। हमें इसे m गुणा 10 के ऊपर घात p के रूप में दर्शाना है, जहाँ m 1.0 से बड़ी लेकिन 10.0 से छोटी संख्या है और p एक पूर्णांक है। हम देखते हैं कि दशमलव बिंदु को 9 स्थान दाईं ओर सरकाने पर हमें संख्या प्राप्त होती है 8.76, जो 1.0 से बड़ी लेकिन 10.0 से छोटी संख्या है। इस तरह से हम m के स्थान पर 8.76 लिख सकते हैं। चूंकि हमने दशमलव बिंदु को 9 स्थान दाईं ओर सरकाया है, इसलिए हम 10 के ऊपर घात -9 से इस संख्या को गुणा करेंगे ताकि संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना हो। इस तरह से यहाँ p का मान -9 है। इससे हमें संख्या का मानक रूप प्राप्त होगा 8.76 गुणा 10 के ऊपर घात -9। आज हमने सीखा संख्याओं का मानक रूप। आज हम देखेंगे संख्याओं के मानक रूप से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। एक हाथी की एक दिन की खुराक 3 लाख ग्राम है, तो हाथी की 1 साल की खुराक मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे व्यक्त की जाएगी? यहाँ हमें हाथी की 1 साल की खुराक को मानक रूप में लिखना है। संख्या का मानक रूप m गुणा 10 के ऊपर घात p के रूप में लिखा जाता है, जहाँ m 1.0 या उससे अधिक लेकिन 10 से छोटी संख्या है और संख्या p एक पूर्णांक यानी इंटीजर होती है। हाथी की एक दिन की खुराक 3 लाख ग्राम है। हमें ज्ञात है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, इसलिए हम 365 और 3 लाख ग्राम का गुणा करेंगे। इस तरह से हाथी की 1 साल की खुराक बराबर 365 गुणा 3 लाख ग्राम है। हम 3 लाख को घातांकीय रूप यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 गुणा 10 के ऊपर घात 5 लिख सकते हैं। इस तरह से हाथी की 1 साल की खुराक बराबर 365 गुणा 3 गुणा 10 के ऊपर घात 5 ग्राम बराबर 1095 गुणा 10 के ऊपर घात 5 ग्राम। हमें संख्या को मानक रूप में लिखना है, इसलिए हम 1095 के सबसे दाईं ओर दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट दर्शाकर इसे 3 स्थान बाईं तरफ सरकाएंगे। चूंकि हमने दशमलव बिंदु को 3 स्थान बाईं ओर सरकाया है, इसलिए संख्या का मान समान रखने के लिए हम 10 के ऊपर घात 3 से गुणा करेंगे।
इसलिए हाथी की 1 साल की खुराक बराबर 1.095 गुना 10 के ऊपर घात 3 गुना 10 के ऊपर घात 5 ग्राम है। क्या आप बता सकते हैं इसे और सरल रूप में लिखने के लिए हम घातांक यानी एक्सपोनेंट के कौन से नियम का प्रयोग कर सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, हम प्रयोग करेंगे a के ऊपर घात m गुना a के ऊपर घात n बराबर a के ऊपर घात m धन n इस नियम का। इसकी सहायता से हम लिख सकते हैं 10 के ऊपर घात 3 गुना 10 के ऊपर घात 5 बराबर 10 के ऊपर घात 3 धन 5 बराबर 10 के ऊपर घात 8। इसके उपयोग से हम कह सकते हैं कि हाथी की 1 साल की खुराक बराबर 1.095 गुना 10 के ऊपर घात 8 ग्राम है। इसकी तुलना m गुना 10 के ऊपर घात p से करने पर हमें ज्ञात होता है कि यहाँ m का मान 1.095 है, जो कि 1.0 से बड़ा लेकिन 10.0 से छोटा है। इसी तरह p का मान 8 है, जो कि एक पूर्णांक है। इस प्रकार हमने हाथी की 1 साल की खुराक बताकर इसे मानक रूप में व्यक्त कर लिया है। अगला उदाहरण, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी मास 1.672623 गुना 10 के ऊपर घात ऋण 27 किलोग्राम है तथा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.109390 गुना 10 के ऊपर घात ऋण 31 किलोग्राम है। दोनों के द्रव्यमानों की तुलना कीजिए। हम तुलना अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। हम दोनों में अधिक द्रव्यमान किसका है यह ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह हम यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि एक का द्रव्यमान दूसरे के कितने गुना है। चलिए पहला तरीका देखें। दो घातांकीय संख्याओं में बड़ी या छोटी संख्या कौन सी है यह ज्ञात करने के लिए हम इकाइयों और घातों को समान करते हैं। यहाँ दोनों की इकाइयाँ समान हैं, लेकिन 1.672623 गुना 10 के ऊपर घात ऋण 27 किलोग्राम इस संख्या की घात ऋण 27 है, जबकि 9.109390 गुना 10 के ऊपर घात ऋण 31 किलोग्राम इस संख्या की घात ऋण 31 है। घात समान करने के लिए हम या तो दोनों की घात ऋण 27 करेंगे या दोनों की घात ऋण 31 करेंगे। चलिए दोनों की घात ऋण 31 करें। क्या आप बता सकते हैं 1.672623 गुना 10 के ऊपर घात ऋण 27 किलोग्राम इस संख्या में घात ऋण 31 करने के लिए हमें क्या करना होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हमें दशमलव बिंदु को 4 स्थान दाईं ओर सरकाना होगा और संख्या के मान में परिवर्तन ना हो, इसलिए घात को कम करना होगा। यहाँ ऋण 27 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम ऋण 27 में से 4 घटाएंगे, जिससे हमें घात प्राप्त होगी ऋण 31। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान 16,726.23 गुना 10 के ऊपर घात ऋण 31 किलोग्राम है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.109390 गुना 10 के ऊपर घात ऋण 31 किलोग्राम है। चूँकि घात और इकाइयाँ समान है, इसलिए हम इनकी तुलना कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 16,726.23 9.109390 से बड़ी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 16,726.23 गुना 10 के ऊपर घात ऋण 31 किलोग्राम 9.109390 गुना 10 के ऊपर घात ऋण 31 किलोग्राम से बड़ी है, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672623 गुना 10 के ऊपर घात ऋण 27 किलोग्राम, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान 9.109390 गुना 10 के ऊपर घात ऋण 31 किलोग्राम से बड़ा है। अब चलिए इनके गुणा के रूप में तुलना करें। इसके लिए हम एक द्रव्यमान को दूसरे के द्रव्यमान से भाग देंगे। प्रोटॉन का द्रव्यमान विभाजित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 1.672623 गुना 10 के ऊपर घात ऋण 27 किलोग्राम विभाजित 9.109390 गुना 10 के ऊपर घात ऋण 31 किलोग्राम। इस विभाजन को स्वयं करने का प्रयास कीजिए। इसके लिए आप कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं।
इस विभाजन का परिणाम हमें प्राप्त होगा लगभग 1836.15। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 1836.15 गुना बड़ा है। अब आप स्वयं ज्ञात कीजिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के कितने गुना है। तो आज हमने देखे संख्याओं के मानक रूप से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। अगले वीडियो में हम इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने, खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। TST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।